मतलब ये वाला आवेश इस पे जितना बल लगाएगा उतना ही Q1 आवेश Q2 को बल लगाएगा। अगर आप लोग को जरा सा भी याद हो 11th में, आप लोग 11th पढ़े होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे आवेश तथा आवेशों के गुण के बारे में। कूलॉम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लो ये दो आवेश है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच R दूरी पे है। तो ये एक दूसरे को बल लगाएंगे। कितना बल लगाएंगे? कूलॉम का नियम कहता है कि दोनों के बीच लगने वाला बल जो होता है आवेशों के परिमाण, मान लीजिए प्लस भी हो सकता है माइनस में, हमें प्लस माइनस में लेना है। हमें क्या लेना है? सिर्फ परिमाण, आवेशों के परिमाण, पहला आवेश दूसरा आवेश, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है? R है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब बात उठता है बिंदु आवेश है क्या? बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है ना, जो R का मान है वो इसके रेडियस से बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे ये एक आवेश ले लिए, इसका मान लो कुछ रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। आवेश की जो साइज है, आवेश का जो साइज है उसकी तुलना में जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो ज्यादा होता है। अगर ऐसा है तो वो आवेश क्या कहलाएगा? बिंदु आवेश। ये छोटे छोटे आवेश रखे, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ये क्या कहलाएंगे? बिंदु आवेश। इस दूरी की तुलना में ये एक बिंदु जैसा महसूस होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, F बराबर आएगा स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां k है तुम्हारा नियतांक। k क्या होता है? नियतांक। k का मान होता है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रा क्या देखो, मात्रा देखो, यहाँ पर न्यूटन है, ये जाएगा मीटर का स्क्वायर और ये दोनों कूलॉम नीचे जाएगा, तो मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर पूरा मान रखोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तुम्हारा है परिमाण। क्या है? परिमाण दिया है। ये दिया है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा आ गया परिमाण। ये सिर्फ बता रहा है परिमाण के बारे में, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बात उठती है कि ये जो परिमाण है, जो बल है, बल क्या होता है? सदिश राशि, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो इसका हम दिशा बताते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या आया था हमारा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही फॉर्मूला आया था हमारा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? SI यूनिट। SI कितना आया था? 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। जरा यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान देखते हैं क्या होता है। इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इंग्लिश बोलते हैं, इसमें इंग्लिश बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मान क्या होता है 8.85 10 टू द पावर माइनस का 12। अब देखो मात्रक जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, ये मात्रक नीचे जाएगा तो हो जाएगा। वैसे देखो ना यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा और ये बल यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन नीचे आ जाएगा। तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, वीमा देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की वीमा, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन। कूलॉम को लिखते हैं Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। I का मान I को होता है A, T को कैपिटल T। यहाँ लिखेंगे AT स्क्वायर अपॉन न्यूटन को लिखेंगे MLT माइनस का 2 और मीटर को लिखेंगे L की पावर 2। इसको बाहर निकालो, देखो M नीचे अकेला है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, M की पावर -1, L की पावर देखो 2 है यहाँ, 1 यहाँ, L की पावर 3, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, T की पावर देखो -2, ऊपर जाएगा प्लस का 2 और ऊपर पहले से +2 है तो T की पावर प्लस का 2 MLT A की पावर 2। याद नहीं करना, निकालने का तरीका सीखना, ठीक है, निकालने का तरीका सीखना। चलो इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई, चलो नोट कर लो। चलिए देखते हैं, अगर मान लो दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो और जिसका परावैद्युतांक कितना हो के, कोई माध्यम हो, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो के हो। और देखते हैं, जैसे मान लो ये Q1 है और इसके बीच की दूरी कितनी है R है, यहाँ पर कोई Q2 है और ये किसी माध्यम में रख दिया गया है जिसका परावैद्युतांक K है, परावैद्युतांक K। यहाँ पर बल देखो क्या होगा, F बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम परावैद्युतांक, जरा इसकी परिभाषा कोई पूछ रहे थे क्या होता है, इसकी इंग्लिश है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। परिभाषा क्या होती है, किसी माध्यम का
परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। समझ गए ना बात? किसे कहते हैं? किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को कहते हैं। तो यहां से के बराबर आ जाएगा तुम्हारा, के आ जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक आएगा उस माध्यम की वैद्युतशीलता, जो भी माध्यम रहेगा, अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। ये मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ एम। ये क्या है? एम का मतलब माध्यम में विद्युत बल। एफ एम आ जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह क्या रखेंगे? के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को अंदर रखो, के को बाहर निकालो। एफ एम आ जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है? किसी माध्यम में नहीं, वो सिर्फ निर्वात के लिए है। तो निर्वात में कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम एफ नॉट लिख सकते हैं क्या? यहाँ लिख देंगे एफ एम बराबर हो जाएगा एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब निर्वात में जो बल होगा वो क्या होगा? एफ नॉट बटा के। एफ नॉट बटा के। इसका मतलब अगर ये दोनों बाहर रखे थे निर्वात में, उसके बीच 10 न्यूटन का बल लग रहा था, और अगर किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसकी परावैद्युतांक कितना हो 2, तो वहां पर बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? पहले 10 लग रहा था, 2 से भाग दो, कितना आएगा? 5 न्यूटन। ठीक है ना? अभी बेसिक चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मूले को पढ़ ले रहे हैं, फिर हो सकता है कि अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत सारा सवाल कराएंगे, बेसिक से लेके जेईई मेंस तक सवाल कराएंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। मिटा करें चलो, सदिश स्वरूप से पहले हम पढ़ेंगे कूलॉम की परिभाषा क्या होती है। कूलॉम की परिभाषा। कूलॉम की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। कूलॉम भैया बताए थे एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो कोई एक आवेश ले लो, Q1 ले लो तुम 1 कूलॉम, और Q2 भी ले लो, Q2 ले लो वो भी 1 कूलॉम। Q1 1 कूलॉम, Q2 1 कूलॉम, उनके बीच की दूरी 1 मीटर। तो यहां से बल कितना आएगा? F बराबर आएगा, इसके जगह तो 9 × 10 की घात 9 लिखेंगे, 9 × 10 की घात 9। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 × 1 बटा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो बल निकल के आया कितना भैया? 9 × 10 की घात 9 न्यूटन। अर्थात हम कह सकते हैं 1 कूलॉम वह आवेश है
एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूर, अपने से 1 मीटर दूर रखे समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण हो सकता है, उसकी प्रकृति भिन्न हो सकती है, उसकी प्रकृति एक जैसी हो सकती है। अगर ये प्लस है तो वो भी प्लस हो सकता है, ये माइनस है तो वो भी माइनस हो सकता है, ये प्लस है तो वो माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेश पर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन का बल आरोपित करता है। अब वो बल क्या होगा? आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जो दूसरा वाला आवेश है उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, एक कूलॉम आवेश, एक कूलॉम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूर स्थिर समान परिमाण के आवेश पर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन का बल। अब हम बल बताएंगे, सिर्फ आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं बोलेंगे, क्योंकि आकर्षण में अगर प्रकृति समान हुई तो प्रतिकर्षित करेंगे और प्रकृति भिन्न नहीं होगी तो आकर्षित करेंगे। न्यूटन का बल आरोपित करता है, समझ गया ना? 1 न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और देख लेते हैं हम, इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। एक कूलाम अभी पढ़ाया नहीं है, जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां पर आएगा। आप 9th में 10th में तो पढ़े होंगे, Q बराबर होता है I इंटू टी, या फिर पढ़े होंगे I बराबर Q अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। यहाँ लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से फार्मूला आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q अपॉन टी, मतलब Q आवेश T सेकंड में जितना जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। यहां से देखो, अगर 1 एम्पियर की धारा ले लें, कितना भैया? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, उसका जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? 1 कूलॉम आवेश। तो Q बराबर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 कूलॉम। तो 1 कूलॉम की दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, तार में 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें तो तार के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो तार के क्षेत्रफल से 1 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होगा या गुजरेगा। 1 कूलॉम का आवेश
गुजरेगा। एक कूलॉम का आवेश गुजरेगा। पहले यहां से लिखना कूलॉम की परिभाषा क्या होती है। एक कूलॉम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूर स्थित समान परिमाण के आवेश पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल आरोपित करता है। ये अगर लंबा पड़ रहा है तो ये देखो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा। आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं वैद्युत धारा। I = Q/T। यहाँ से आ गया, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करें तो तार के क्षेत्रफल से 1 कूलॉम का आवेश गुजरेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरा। चलो बच्चों देखते हैं, अगला टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। अभी हमने पढ़ा था कूलॉम का नियम क्या होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षक तथा प्रतिकर्षण बल जो होता है वो होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखेंगे इसकी दिशा क्या होती है। दिशा देखते हैं। ये Q1 आवेश है, मूल बिंदु से R1 दूरी पे है। Q2 आवेश है, मूल बिंदु से R2 दूरी पर है। ठीक है, Q1 Q2 के बीच की दूरी R है, जैसा हमारा चलता आ रहा है पहले से Q1 Q2 के बीच की दूरी R है। ठीक है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति बताओ। मतलब Q2 है कहाँ, स्थिति बताओ। कह रहे हैं Q2 है कहाँ और देखने वाला कौन है, Q1। मतलब देखने वाला ये इसके सापेक्ष ये कहाँ है। देखो अगर देखने वाला यहाँ से रहेगा, बिंदु O से रहेगा तो ये Q2 कहाँ है, R2 दूरी पे। लेकिन अगर Q1 देख रहा है तो कितनी दूरी पर है, R दूरी पे। मतलब इसकी स्थिति बदल रही है, तो देखने वाला कहाँ से है, देखने वाला कहाँ से, Q1 के सापेक्ष देखा जा रहा है। मतलब Q1 से देखा जा रहा है Q2 की दिशा। तो Q2 की दिशा देखा जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे R2, जिसकी पूछ रहा है उसका पहले लिखेंगे R2 और 1 के सापेक्ष 1। R2 1 क्या हो जाएगा भैया, R2 - R1। जिसके सापेक्ष लेंगे उसको बाद में लिखेंगे और जो बाद लिखेंगे उसको घटा देंगे। एक के सापेक्ष था, एक के बाद में लिखे, जिसका निकालना था उसका पहले लिखिए। सिमिलरली इसी के जैसा Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति, Q1 की स्थिति क्या हो जाए, Q1 की पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे पहले Q1 की स्थिति। तो यहाँ R1 किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष R2 बराबर R1 - R2। ठीक है, अच्छा चाहे यहां से देखो, इसको देखो, समझो Q1 से Q2 को देखो, चाहे Q2 से Q1 को देखो, दोनों के बीच की दूरी जो R ही रहेगी ना। वो बात अलग है कि दिशा बदल जाएगी। अगर Q2 से देखा जा रहा है, Q2 बोलेगा कि मेरे लेफ्ट साइड में Q1 है। बात समझो, Q2 से पूछा जाएगा भाई Q1 कहाँ है, बोलेगा R दूरी पर मेरे से लेफ्ट साइड में है। यही बात अगर Q1 से पूछा जाएगा भाई Q2 तुमसे कहाँ है, बोलेगा मेरे से, Q1 बोल रहा मेरे से R दूरी पर Q2 है, मतलब लेफ्ट साइड में है। फिर से समझ लो, Q2 से पूछा गया कि Q1 कहाँ है, तो बोलेगा मेरे से R दूरी पर लेफ्ट साइड में है। यही बात Q1 बोलेगा मेरे से Q2 R दूरी पर है, लेकिन ये मेरे से राइट साइड में है। तो डायरेक्शन चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड एक जैसा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। सही है नहीं सही। चलो कूलॉम का नियम लगाते हैं। कूलॉम के नियम से Q2 आवेश पर
Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल Q2 आवेश पर Q1 कितना बल लगाएगा? किस पर लग रहा है भैया? Q2 पे लग रहा है ना, तो F2 लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे भैया? F2 2 पे लग रहा है, लगा कौन रहा? 1। F2 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है, R21 का स्क्वायर। अब मान लीजिए परिमाण लेते हैं, R21 का स्क्वायर यही होगा। तो चलो आप लोग 11th पढ़े होंगे, वेक्टर ए बराबर होता है ए का परिमाण गुणे ए की दिशा। इसे बोलते हैं एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का परिमाण जो होता है वो होता है 1। इसकी डायरेक्शन जो होती है भैया, डायरेक्शन होती है आई कैप, जे कैप, के कैप, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1। ठीक है, जो एकांक वेक्टर होता है उसका दिशा होती है आई कैप, जे कैप, के कैप, और परिमाण होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये कहता है भाई एकांक सदिश को जिसके साथ लगाओगे ना उसके परिमाण में कोई छेड़खानी नहीं करता। अगर ये 5 है, 5 में 1 का गुणा करोगे 5 ही होगा। 10 है, 10 में 1 का गुणा करोगे 10 ही होगा। ये कहता है भाई मेरे साथ अगर जुड़ोगे ना तो मैं अपनी पहचान तुम्हें दे दूंगा। सिंपल चीज है, अगर मेरे साथ जुड़ोगे या फिर मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ मैं अपनी पहचान उसको दे देता हूँ। जैसे मान लो ये आई कैप है, आई का मतलब ये एक्स एक्सिस में जा रहा था, जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा, अभी ये क्या था? अभी ये क्या था? वेक्टर नहीं था। देखो जैसे मान लो ये, अभी ये वेक्टर नहीं था, ठीक है, अभी ये वेक्टर नहीं था। जैसे यहाँ पर ए कैप आएगा वैसे ये क्या बन जाएगा? वेक्टर। मतलब इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई है। अब ये वेक्टर क्या होगा? या तो एक्स एक्सिस में चल रहा होगा तो आई कैप, जे में चल रहा हो तो वाई में चल रहा हो तो जे कैप, और जेड में चल रहा हो तो के कैप। मतलब ये किसके साथ जुड़ेगा उसको अपनी डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख दे R21 कैप लिख दे, कोई दिक्कत होगी? क्योंकि इसमें हम सिर्फ 1 का गुणा किए, बाकी हम इसकी दिशा दे देंगे। ठीक है, चलो यहाँ से लिखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो, इसको जरा यहाँ ले आओ, यहाँ से चेक करते हैं इसको जरा, यहाँ से इसको नीचे ले आओ तो बनेगा वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड, परिमाण बराबर 1 है। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? ए कैप लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन परिमाण। मतलब ये परिमाण से परिमाण, ये देखो ध्यान से, ये परिमाण है, परिमाण और दिशा दोनों है, और इसमें सिर्फ परिमाण है। परिमाण से परिमाण कटेगा तो इसकी डायरेक्शन बचेगी, वही डायरेक्शन ए कैप की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इसके जैसा, वेक्टर का लिखेंगे वेक्टर R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं क्या? चलो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा F21 आएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन, ये 2 बार, एक बार ये 3 बार लिखा है, तो R21 जो है वो R12, एक सेकेंड, ये वही लिखा गया ना, हाँ R21 जो है R12 के बराबर है। ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया था। अच्छा इसका जो परिमाण है भैया, चाहे 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, आएगा तो R ही ना, आएगा तो R ही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा R² R हो जाएगा R की पावर 3 इंटू वेक्टर R, वेक्टर R। ठीक है, R2 ये हो गया तुम्हारा पर। इसी जैसा अगर देखोगे Q2 पर Q1 लगाएगा बल तो क्या होगा? Q2 पर
अगर Q1 बल लगा रहा है तो ये हो जाए, Q2 आवेश पर Q1 लगा रहा है तो ये आ रहा है, और Q1 पर अगर Q2 लगाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आएगा F21, देखो यहाँ पर निकाल देते हैं, F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R12। दोनों पर समान है, दोनों पर समान है, तो हमारा जनरल, अच्छा यहां से वेक्टर लग जाएगा सब पे, क्योंकि ये सदिश हो गया, इन सब पे क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, जनरल फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, वेक्टर जो हो जाएगा एफ वेक्टर, वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर, ठीक है ना। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। उम्मीद करते समझ गए होंगे, उम्मीद करते समझ गए होंगे। मतलब मतलब ये वाला आवेश इस पे जितना बल लगाएगा उतना ही Q1 आवेश Q2 को बल लगाएगा। अगर आप लोग को जरा सा भी याद हो 11th में, आप लोग 11th पढ़े होंगे, न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन का नियम। जैसे मान लो अगर हम नाव से उतरते हैं तो नाव को हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो हम नाव पीछे की तरफ जाती है, हम आगे की तरफ जाते हैं। जितना बल हम पीछे लगाते हैं किसी वस्तु पे, वो वस्तु उतना ही हमें आगे की तरफ धक्का देती है। सेम चीज यहाँ भी है क्या, जितना ही Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा या फिर धक्का देगा, उतना ही Q1 अपनी तरफ Q2 को खींचेगा या फिर धक्का देगा, ठीक है। तो ये जो कूलॉम का नियम आया है ना, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का अनुरूप है, तृतीय नियम का अनुरूप, ठीक है। नोट कर लीजिए, तृतीय जो ये नियम बताए हैं, ये कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, इसमें कुछ पॉइंट है। कभी कभी होता है कि जिस तरफ बल रख रहा है, क्या स्थिति सदिश उधर ही होगा या बल के विपरीत होगा, इसके लिए हम 2 पॉइंट देखेंगे। ये पूरा नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। चलिए, सदिश क्या आया था, एफ आया था तुम्हारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफ आया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R का वेक्टर, यही आया था। चलिए, अगर मान लो, पहला पॉइंट है, अगर मान लो Q1 धनात्मक हुआ और Q2 भी धनात्मक हुआ, तो गुणा करने पे क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 क्या आएगा भैया, 0 से बड़ा आएगा क्या, Q1 Q2 का मान ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, अगर मान लो ये निगेटिव होता, ये निगेटिव होता, Q1 भी ऋणात्मक होता, Q2 भी ऋणात्मक होता, दोनों का गुणा करते तब भी 0 से बड़ा आता। और अगर, अरे दोनों केस देख लो ना, Q1 अगर मान लो माइनस है, Q2 भी माइनस है, तो यहां से जो गुणा करते Q1 डॉट Q2, वो क्या आता, 0 से बड़ा रहता कि नहीं, बोला करो। 0 से बड़ा रहता, 0 से बड़ा होने का मतलब इनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर Q1 Q2 समान परिमाण के, अरे कोई नई चीज नहीं भैया, Q1 Q2 अगर समान परिमाण के होते वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और माइनस माइनस समान प्रकृति के होते तो वो भी एक दूसरे को धक्का देते। माइनस का गुणा माइनस में करोगे, देखो जरा, -5 गुणे -7 करोगे क्या आएगा, प्लस का 35 आएगा, ठीक है। और अगर प्लस का 5 गुणे प्लस का 6 करोगे तब भी कितना आएगा, 30 आएगा, ये भी तो प्लस ही आएगा। अर्थात Q1 Q2 का गुणा करने के बाद अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। दूसरा पॉइंट इसी में एक और है, अगर Q1
और Q2 विपरीत प्रकृति के है, मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो यहाँ पर Q1 Q2 का गुणा करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, सदैव निगेटिव आएगी। कैसी आएगी, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। यहाँ लगेगा आकर्षण, आकर्षण। बस यही बताना था, ठीक है। इनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर समान प्रकृति के है तो आकर्षण बल लगेगा, समान प्रकृति के है तो प्रतिकर्षण लगेगा, और विपरीत प्रकृति के है तो आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब इसके रिगार्डिंग इस जो निकाले, जो हम दो चीज पढ़े हैं, कूलॉम का नियम पढ़े हैं और कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको झेलम झेल, नेक्स्ट वीडियो में झेलम झेल, झेलम झेल मतलब बहुत सारे सवाल पढ़े, बहुत सारे। एक क्वेश्चन की बमबारी होगी, क्वेश्चन की बमबारी होगी। यहाँ से आपको उठाएंगे, जीरो से उठा के ले जाएंगे यूपी बोर्ड, नीट, और उसके बाद जेई तक आपको कवर कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।